Good morning, students. Today we will discuss topic preparation methods of alpha amino acid. अल्फा अमीनो अम्लों के निर्माण की विधियां न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स में इसके सिंथेसिस मेथड्स और प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा रिसेंटली लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखा था कि एमिनो अम्लों को संरचना के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर और एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या प्रकृति के आधार पर और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की सापेक्ष स्थिति के आधार पर डिवाइड किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। तो टोटल हम कह सकते हैं कि एमिनो अम्लों को 4 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया था, अलग तरह से डिवाइड किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। कार्य क्षमता के आधार पर भी हमने डिवाइड किया था, आवश्यक अनावश्यक में। संरचना के आधार पर एलिफेटिक, हेटेरोसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया था। और एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या प्रकृति के आधार पर हमने डिवाइड किया था अम्लीय अमीनो एसिड, क्षारीय अमीनो एसिड और उदासीन अमीनो अम्लों में। इसके अलावा हमने और क्लासिफाई किया था, जो फोर्थ कैटेगरी हम वहाँ बता रहे थे वो था कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की सापेक्ष स्थिति के आधार पर अल्फा, बीटा एंड गामा अमीनो एसिड। अब बात कर रहे हैं अल्फा हेलोजेनिक अम्लों के जो निर्माण की विधियां अल्फा अमीनो अम्लों को कैसे फॉर्मेट किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो अल्फा अमीनो अम्लों के निर्माण की कुछ विधियां मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला है हमने अल्फा हेलोजन, फर्स्ट जो मेथड हमने यूज किया है वो है अल्फा हेलोजेनिक अम्लों के एमिनीकरण द्वारा। देखो जो अल्फा हेलोजन एसिड्स होते हैं, अगर अल्फा हेलोजन एसिड्स का एमिनेशन प्रोसेस करवाया जाए तो उसके द्वारा भी अल्फा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति की जा सकती है। तो अल्फा हेलोजन एसिड्स को अमोनिया के साथ लंबे समय तक अभिकृत करवा देंगे, तो अमोनिया के साथ लंबे समय तक अभिकृत करवाने पर अल्फा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CH2 Cl CH2 COOH क्लोरोएसिटिक एसिड। ये एक अल्फा हेलोजन एसिड है क्योंकि COH समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन पर क्या मौजूद है, हेलोजन समूह। ये कहा जाएगा अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड, या हम इसको कह सकते हैं पोजीशन नंबर 2 क्लोरोएथेनोइक एसिड। IUPAC में से क्या कहेंगे, हमने एग्जांपल लिया 2 क्लोरोएथेनोइक एसिड जो कि अल्फा हेलोजेनिक एसिड है। इसको जब अमोनिया के साथ अभिकृत करवाएंगे लंबे समय तक पश्चवाहित किया गया है, यानी इसको रिफ्लक्स किया गया और लंबे समय तक छोड़ दिया गया। तो जब इसको लंबे समय तक पश्चवाहित करवाते, लंबे समय तक अमोनिया के साथ छोड़ देते हैं, तो क्लोरोएसिटिक अम्ल या 2 क्लोरोएथेनोइक एसिड अमोनिया के साथ अभिकृत करवाए जाने पर किसका निर्माण कर लेगा, तो अमोनिया के कितने मोल लिए यहाँ 2 मोल लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसकी क्रिया करवाई, इसको अमोनिया के साथ रिफ्लक्स करवाया गया, इसके 2 मोल लिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अमोनिया स्व आयनन प्रोसेस द्वारा क्या बनाएगा, अमोनिया के 2 अणु स्व आयनन प्रोसेस द्वारा अमोनियम आयन एंड देन NH2- MnN का निर्माण करते हैं। ये आपने इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ लिया था सेकंड ईयर के पोर्शंस में कि भाई जो वहाँ एसिड बेस कंसेप्ट था, एसिड बेस कंसेप्ट में आर्हेनियस अवधारणा थी, ब्रॉन्स्टेलोरी अवधारणा थी, लुईस अम्लक्षार अवधारणा थी, लक्सफर्ड सिद्धांत था, इसके अलावा विलायतंत्र अवधारणा थी, सॉल्वेंट सिस्टम कैडिगेंसी वगैरह के हमने यूज किए थे। तो पियर्सन अवधारणा थी। तो वही हमने ये देखा था कि जब इसका स्व आयन किया जाता है तो अमोनिया के 2 अणु भी स्व आयनित होकर के क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन यानी कैटायंस और एनायंस का निर्माण करते हैं। और ये कैटायंस एनायन है, ये अमोनियम आयन और ये एमाइड आयन। तो ये अमोनियम और एमाइड आयन की अगर हम बात कर लें तो 2 प्रकार के आयन हुए थे। यहाँ से क्या जाएगा Cl- किसके साथ, NH4 के साथ चला जाएगा, तो NH4Cl अलग हो जाएगा, NH2-, यानी Cl समूह जो होगा, क्योंकि दूसरा हम यहाँ कह सकते हैं अमोनिया के 2 मोल इसलिए लिए थे, दूसरा हम कह सकते हैं क्योंकि कार्बन हेलोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन CH बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, हेलोजन समूह की उच्च विद्युतीयता के कारण कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे हेलोजन समूह की ओर, जिसके फलस्वरूप हेलोजन समूह पर चार्ज क्या आ जाएगा, हेलोजन समूह पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और सामान्यतः वो नाइट्रोजन नाभिक स्नेही, यहाँ एमाइड आयन के रूप में जो एमाइड आयन नाइट्रोजन नाभिक स्नेही है वो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये प्रोसेस हो गया। तो हम ये कहेंगे कि 2 क्लोरोएथेनोइक एसिड या अल्फा क्लोरोएसिटिक अम्ल की जब अमोनिया के साथ
रिफ्लक्स किया जाता है, पश्चवाहित किया जाता है, तो उसका एमिनेशन हो जाता है। इसके एमिनेशन पर क्या प्राप्त होता है? इसके एमिनेशन पर प्राप्त होता है एमिनो एसिटिक एसिड। तो इस एमिनो एसिटिक एसिड को क्या कहा गया? ग्लाइसिन। क्या कहा गया? ग्लाइसिन। तो यहाँ ग्लाइसिन एक न्यूट्रल एमिनो एसिड की प्राप्ति होती है, साथ में क्या निकल गया? NH4Cl। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने एग्जांपल लिया, ये हमने क्लोर एसिटिक अम्ल का एमिनीकरण करवाया। एग्जांपल चेंज कर देते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया CH3CH2Br ये अल्फा हाइड्रोजन एसिड मैंने काम में लिया है, इसको हम कहेंगे अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, CH समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन, तो ये हो गया अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक अम्ल, या हम कह सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो गया? 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। इसका भी हमने क्या करवाया? एमिनीकरण करवाया। अमोनियम कितने मोल लिए? 2। इसको भी रिफ्लक्स करवाया। जब 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड या अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक अम्ल को अमोनिया के साथ लंबे समय तक पश्चवाहित या विकृत करवाते हैं, तो कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाएगा? Br समूह की जगह क्या आ जाएगा? NH2 समूह। क्योंकि भी बताया था अमोनिया के 2 मोल्स वैस्वनित होते हैं, तब कैटायन और एनाइंस बनाते हैं। एक तो बनाएंगे अमोनियम आयन, दूसरा एमाइड। अमोनियम आयन किसके साथ? Br- के साथ चला जाएगा अमोनियम ब्रोमाइड के रूप में, और NH2 एमाइड आयन इस Br- में ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देगा स्ट्रॉन्ग नेचर का होने के कारण। तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH3CH NH2 एंड देन COOH। और साथ में क्या प्राप्त हो गया? साथ में यहाँ अमोनियम लवण के रूप में प्राप्त हो गया अमोनियम ब्रोमाइड। ये क्या कहलाया? ये कहलाएगा आपके 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड या अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक अम्ल, और इसे कहा गया था क्या? एलानीन। क्या कहा गया इसे? एलानीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों अभिक्रिया यानी ग्लाइसिन और एलानीन का हमने निर्माण कर लिया है अल्फा हाइड्रोक्सिलिक अम्लों से। तो क्लोरो हेलो अम्ल हो चाहे ब्रोमो हेलो अम्ल हो, उनको अमोनिया के साथ लंबे समय तक अभिकृत करवाएंगे, तो इनके एमिनेशन प्रोसेस के द्वारा, इनके एमिनेशन प्रोसेस के द्वारा इसका निर्माण हो जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड्स की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड हम मेथड लेते हैं दूसरा जो मेथड है वो हम ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट्स, ध्यान से आपको समझना है क्योंकि इसमें प्रोसीजर बहुत सारे हैं, तो यूज होना चाहिए। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। देखो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से भी हम किसका निर्माण कर सकते हैं? देखो पहला वाला मेथड था पर्किन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1858 में, और ये मेथड जो दिया गया था एक्चुअली में ये 1889 में दिया गया था। ठीक है, तो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण में क्या करते हैं कि इस मेथड के अंदर किसकी क्रिया? पोटेशियम थैलीमाइड की क्रिया हम करवाते हैं, किससे? अल्फा हाइड्रोक्सिलिक एस्टर से करवाते हैं। ठीक है, तो बस आपको इंपॉर्टेंट चीज यही याद रखनी है कि इस मेथड में किसकी क्रिया करवाते हैं, कि इस मेथड में या इस विधि में पोटेशियम थैलीमाइड की क्रिया किससे करवाते हैं? अल्फा हाइड्रोजनेटेड एस्टर के साथ क्रिया करवाई जाती है। ओके स्टूडेंट, इस मेथड में पोटेशियम थैलीमाइड्स को किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है? पोटेशियम थैलीमाइड को अल्फा हाइड्रोजनेटेड एस्टर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। ठीक है, जब इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, यानी इन दिस मेथड पोटेशियम थैलीमाइड्स रिएक्ट विद अल्फा हाइड्रोजनेटेड एस्टर्स। तो इस मेथड में पोटेशियम थैलीमाइड को अल्फा हाइड्रोजनेटेड एस्टर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे प्राप्ति किसकी होती है? अल्फा एमिनो अम्लों की प्राप्ति होती है। प्रोसीजर हम देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोक्सिलिक एस्टर लेना है, पोटेशियम थैलीमाइड।
देखो थैलिक एसिड्स का जो डेरिवेटिव बना है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, रफली मैं बता देता हूँ कि पोटेशियम थैलीमाइड कैसे बना है। ये आपके थैलिक एसिड था और थैलिक एसिड्स की हमने किससे क्रिया करवा दी, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी जो हम क्रिया करवा रहे हैं वो क्रिया करवाएं किससे, अमोनिया से। किससे क्रिया करवाई हमने, अमोनिया से। तो जब इसकी अमोनिया से क्रिया करवाएंगे तो संघनन प्रोसेस हुआ, तो थैलिक अम्ल का अमोनिया से क्रिया करवाने पर संघनन प्रोसेस हुआ, क्या निकल गए, 2 जल अणु निकल गए और 2 जल अणु निकल गए तो क्या बन गया, C6H5 एंड देन CO NH और यही नाइट्रोजन किससे जुड़ा है, नीचे वाले CO समूह से। ये कहलाया कि पोटेशियम, ये कौन सा कहलाया, ये कहलाया कि थैलीमाइड। और थैलीमाइड की फिर किससे क्रिया करवा दी, KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या निकल जाएगा, H2 निकल गया और क्या आ गया, यहाँ पर आ गया पोटेशियम। तो ये स्ट्रक्चर्स आ गए आपके CO एंड देन NK। तो ये आपके आ गया पोटेशियम थैलीमाइड। ठीक है, ये बता रहा हूँ कहाँ से आया पोटेशियम थैलीमाइड, हम इसको डायरेक्ट भी लेंगे तो उसी से मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप देखिएगा। तो हमने काम में लिया पोटेशियम थैलीमाइड, CO and then NK+, ये हो गया आपके पोटेशियम थैलीमाइड। और इसकी हमने क्रिया किससे करवाई, अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर के साथ। अब अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया CH2 CO O C2H5। ओके स्टूडेंट्स, मैंने लिया, चूंकि मैंने ब्रोमो लिया है मैं क्या कहूँगा, तो मैं इसे कहूँगा एथिल ब्रोमो एसीटेट। ये मैंने काम में लिया है एथिल ब्रोमो एसीटेट या एथिल ब्रोमो एथेनॉइड, जो भी आप बोलना चाहें। तो एथिल ब्रोमो एसीटेट मैंने काम में लिया है, पोटेशियम थैलीमाइड के साथ उसकी क्रिया करवाई है, कंडेंसेशन प्रोसेस में संघनन करवाया, संघनन के द्वारा क्या निकल गया, यहाँ हम जानते हैं बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, Br की तरफ, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या निकल जाएगा यहाँ से निकल गया Br, बंद के इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, Br की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकल गया, इसका Br पर चार्ज क्या है, अंश ऋणात्मक है, इसका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से निकल गया Br, पोटेशियम ब्रोमाइड नाम अलग हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बना, यहाँ आया CO एंड देन यहाँ पे आ गया N CH2 CO OC2H5। अब इसको किसके साथ मिश्रित करवा रहे हैं, इसको क्षारों के साथ गर्म करना। किसके साथ गर्म किया, इसको क्षारों के साथ हम गर्म करेंगे। तो क्षारों के साथ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्षारों के साथ जब गर्म करेंगे तो क्षारीय अपघटन हो गया, इसका रिंग टूटेगी, और जब रिंग टूटेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गया हाइड्रोजन, यहाँ पे गया ON कंपाउंड क्या बना, और इधर से भी निकल जाएगा, इसका क्षारों के द्वारा अपघटन हो जाएगा इसका भी। तो यहाँ क्या चला जाएगा, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर के, तो इस पर H एंड देन यहाँ आ जाएगा ON समूह। ठीक है, तो जब क्षारों के द्वारा इसे अपघटित करवाया जाए, बने हुए उत्पाद को क्षारों के साथ विकृत करवाया जाए, तो क्षारों के द्वारा अपघटित करवाए जाने पर क्या क्या निकल गया, मैन भी तो यहाँ से क्या गया था, ये गया आपके एथेनॉल, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्षारों के साथ अपघटन करवाए जाने पर तो ये भी अपघटन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो कंपाउंड प्राप्त होगा CO ONE and then CO, यहाँ पे आ जाएगा H, तो CO NH CH2 COO। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद में क्षारों के द्वारा अपघटन करवा दिया, एथेनॉल निकल गया। बता देता हूँ यहाँ पर क्या चला गया, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ से रिंग टूटेगी,
आपको कलर चौक से बता देता हूँ कहाँ से रिंग ब्रेक हो रही है। देखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो रिंग ब्रेक हो रही है यहाँ से, जहाँ टूटेगा इसका भी अपघटन हुआ, और यहाँ से कॉक्साइड आयन बाहर निकलेंगे तो ये भी अपघटित होगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा, एथेनॉल सब बाहर निकल ही गया। एक्चुअली में यहाँ क्या गया H+, एनुअल से करवा रहे थे, यहाँ क्या आ गया NaO-, यहाँ भी NaO- देन H+, तो एथेनॉल बाहर निकल गया। ओके, अब यहाँ इसका भी क्या करते हैं, अब इसको हम लोग पहले क्षार के द्वारा गठित और अम्लों के द्वारा गठित करवाएंगे। अम्लों के द्वारा गठित करवाएंगे क्या निकल जाएगा NaCl, क्या आ जाएगा यहाँ पे H, यहाँ भी NaCl, देन क्या आ जाएगा H। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 मोल NaCl यहाँ रिमूव हो जाएगा। पहले HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ NaCl रिमूव हो जाएंगे, जितने भी NaCl के सारे समूह रिमूव हो जाएंगे। कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा COOH and then CONH CH2 COOH। अब इसका क्या करवाया, इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड मौजूद है, इसका भी हम जल अपघटन करवा देते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा H, यहाँ क्या आ गया OH, तो इसका करवा दिया अम्लीय फिर जल अपघटन। कंपाउंड क्या प्राप्त हो गया, यहाँ हो गया COOH देन COOH, थैलिक एसिड अलग हो गया। साथ में क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर क्या हुआ जल अपघटन हुआ, ये CONH बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये CONH बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर क्या आ गया H+, इधर OH-, क्या प्राप्त हुआ H2N CH2 COOH। अल्फा कार्बन पर एमिनो ग्रुप है, अल्फा कार्बन पर एमिनो ग्रुप होने का क्या नाम दिया गया, ये कहलाया आपके वैसे तो ग्लाइसिन, ये कौन सा है ग्लाइसिन, और वैसे कहेंगे अल्फा अमीनो एसिटिक अम्ल। तो गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण के द्वारा भी अल्फा अमीनो अम्लों की प्राप्ति की गई। ओके स्टूडेंट्स, ये था गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। नेक्स्ट मेथड हम लेते हैं थर्ड। तो हमने 2 सिस्टम बताए, तो अल्फा हेलोजेनेटेड अम्लों के एमिनीकरण द्वारा, दूसरा हमने बताया गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। अब बात करते हैं मैलोनिक एस्टर से भी इसका निर्माण कर सकते हैं, किससे, फ्रॉम मैलोनिक एस्टर। मैलोनिक एस्टर से भी इसका निर्माण कर सकते हैं। देखो जो मैलोनिक एस्टर है, एक्चुअली जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था, जो पर्किन विधि का एक्सटेंडेड रूप है, पर्किन विधि का विस्तारित रूप है मैलोनिक एस्टर से अल्फा अमीनो एसिड्स का निर्माण। और सेकेंडली इस मेथड में क्या लेते हैं, मैलोनिक एस्टर की क्रिया किससे करवाते हैं, अल्फा जिनेटेड, सबसे पहले तो मैलोनिक एस्टर से हम बनाते हैं अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर्स बनाते हैं, जो फिर क्या करेंगे, जो फिर एमिनेशंस पर, क्योंकि उनका भी तो एमिनीकरण करवाएंगे, जो फिर एमिनेशंस पर किसका निर्माण करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स का निर्माण करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, मैलोनिक एस्टर हमने काम लिया CH2 COO C2H5 COO C2H5, ये आपके हो गया डाइएथिल मैलोनेट या मैलोनिक एस्टर। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसकी स्टेप्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली निकालूंगा, आपको मैं बताऊंगा। CH ले लिया, ये हाइड्रोजन मैंने ओपन कर दिए, इसके दोनों हाइड्रोजन मैंने ओपन कर दी, ठीक है, मैलोनिक एस्टर से। इसकी सोडियम एथोक्साइड प्रबल क्षार से जब क्रिया करवाते हैं, प्रबल क्षार से जब क्रिया करवाएंगे तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में मैलोनिक एस्टर क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा इसके एक्टिवेटेड मिथाइलिक ग्रुप से प्रोटॉन को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किधर, तो हम दिखा देते हैं, बंद के इलेक्ट्रॉन किधर है, कार्बन की ओर, तो यहाँ से क्या निकला H+, और H+ को कौन ले गया, एथोक्साइड आयन, ठीक है, क्या निकल गया Na+ कहाँ आ गया, ये Na+ आ जाएगा यहाँ, तो क्या बन गया, क्या निकल गया C2H5OH, तो यहाँ निकल गया C2H5OH, और कंपाउंड क्या बना, यहाँ पर आ गया
ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कैप्चर करके बताया कहाँ से गया है ये, इसको कैप्चर किया। ओके, देखते हैं हमारे पास में ये आ जाएगा। अब ये जो मध्यवर्ती बना, अब इसकी क्रिया कैसे करवाएंगे, क्योंकि हमने तो अभी तक फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया करवाई, ये बना क्योंकि इसने प्रोटॉन कैप्चर किया स्ट्रॉन्ग बेस में। अब इसकी एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाएं, RX एल्किल हैलाइड किधर जाएंगे, बनते इलेक्ट्रॉन x की ओर, और यहाँ क्या है Na+, तो क्या निकल गया ऐसे, सोडियम लवण यहाँ से पृथक हो जाएंगे, NaX पृथक हो जाएगा। एल्किल ग्रुप कहाँ गया, एल्किल ग्रुप कहाँ गया, इस कार्बन माइनस का नेगेटिव चार्ज था, बनते इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते, कार्बन पर, तो इस कार्बन पर कौन आ गया, R+। ठीक है, कंपाउंड क्या बना, यहाँ आ जाएगा आपके CH COO C2H एंड देन COO C2H, NX समूह निकल गया। तो जब RX से क्रिया करवाएंगे तो बन के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन हेलोजन बन के इलेक्ट्रॉन हेलोजन के उच्च विद्युत के कारण हेलोजन की ओर क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, ध्रुवित होते हैं, जिसके फलस्वरूप X माइनस हैलाइड आयन Na+ के साथ में NaX सोडियम हैलाइड के रूप में पृथक हो जाता है। और जब ये सोडियम हैलाइड के रूप में पृथक हो जाता है तो यहाँ एक क्या बनता है, एल्किल एस्टर की प्राप्ति होती है। ठीक है, बने हुए एल्किल एस्टर के एस्टर का क्या करवाते हैं, पहले जल अपघटन, पहले इनका क्षारीय जल अपघटन है अम्लीय, तो इनका जल अपघटन करवा दिया जाए। तो जल अपघटन पर एस्टर के जल अपघटन पर क्या प्राप्त होते हैं, एसिड्स प्राप्त होते हैं, तो इसका हम करवा देते हैं जल अपघटन। ठीक है, तो KOH के साथ क्षारीय जल अपघटन, उसके बाद अम्लीय जल अपघटन करवा दिया जाए स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं इनके जल अपघटन हुए, तो क्षारीय और अम्लीय जल अपघटन पर क्या करेंगे, एस्टर के जल अपघटन पर एसिड प्राप्त होते हैं। तो एसिड कौन सा प्राप्त हुआ, ये पूरा एस्टर समूह कन्वर्ट होगा, इसको ओपन करके बता देता हूँ, COO C2H जल अपघटन करवा है। इस स्टेप्स को बता रहा हूँ, नीचे वाले के साथ ही वही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो यहाँ क्या जाएगा H+, और यहाँ क्या जाएगा OH-, तो क्या हो जाएगा COOH। तो एक एस्टर समूह के लिए एक जल अणु प्रयुक्त हुआ है, दो एस्टर समूह के लिए जबकि दो अणु प्रयुक्त होंगे, क्या हो जाएगा, तो एस्टर के जल अपघटन पर प्राप्ति किसकी हो जाएगी, एस्टर के जल अपघटन पर एसिड प्राप्त होंगे, तो ये हो जाएगा COOH एंड देन COOH। तो ये हो जाएगा एल्किल प्रतिस्थापित डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों की प्राप्ति हो रही है। इसकी प्राप्ति हो रही है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की प्राप्ति हो रही है। अब ये हमने लिया क्षारीय जल अपघटन पर, हमें प्राप्त हो गए क्या, अम्लीय क्षारीय व अम्लीय जल अपघटन पर हमें प्राप्त हो गए क्षारों के साथ अम्लों के साथ जल अपघटित करवाने पर एल्किल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्राप्ति हुई। अब इसकी हम क्या करवाते हैं, चूंकि अभी हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो हम इसकी क्रिया करवा देते हैं ब्रोमीन से। जब इसकी Br2 से क्रिया करवा दें, कोई भी X2 से, Br2 से करवा दी, चाहे Cl2 से करवा दो। जब इसकी हेलोजन समूह से क्रिया करवाते हैं, किसी हेलोजन से क्रिया करवाते हैं, तो Br2 से क्रिया करवाए, Br2 तो एल्किल, जैसे इसके पास में कार्बन हाइड्रोजन बनते इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, इसको भी हमने ओपन कर लिया। ये देखिएगा कि कार्बन हाइड्रोजन बनते इलेक्ट्रॉन किधर गए, कार्बन की ओर, क्या निकला H+, और Br जो समूह था विथ होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे Br+, Br-, तो क्या हो जाएगा H+ किसके साथ गया, Br- के साथ, क्या निकल गया HBr। ठीक है, और ये Br+ कहाँ गया, वो आ गया इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, गया इलेक्ट्रॉन धनी कार्बन पर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जब इसकी Br2 से क्रिया करवाएंगे तो HBr बाहर निकल जाएगा, और क्या आ जाएगा, Br समूह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, CBr COOH and then COOH। तो एल्किल ब्रोमो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की यहाँ प्राप्ति होगी, एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप बनेगा। अब इसको क्या करवा दिया हमने, क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे डाइकार्बोक्सिलिक हम लोग को जब गर्म करते हैं लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म करेंगे तो डाइकार्बोक्सिलिक तो ब्लैंक तीन अपघटित होंगे, क्या निकल जाएगा, एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, चाहे ऊपर से निकले चाहे नीचे से, एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। इसको उच्च तापमान लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा
CHBr एंड देन COOH, ये प्राप्त हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन एसिड। बस ये प्रोसेस हमने फर्स्ट मेथड में लिया था, वही तो हाइड्रोजन एसिड्स काम में लिए थे। अब अगर हम इसकी क्रिया करवा दें, इसके एमिनेशन करवा दें, इसको अमोनिया के साथ लंबे समय तक छोड़ दें, तो कंपाउंड क्या प्राप्त हो जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड। अब इसकी हमने क्रिया करवा दी अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ जब इसको रिफ्लक्स करने के लिए छोड़ दें, लंबे समय तक छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? NH4Br अलग हो जाएगा और एक NH2 समूह यानी एमाइड आयन Br माइनस को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्या बना देगा? RCH NH2 एंड देन COOH। अल्फा अमीनो प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हो जाएंगे? अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होगा और साथ में क्या प्राप्त होगा? NH4Br, अमोनियम लवणों की भी प्राप्ति हो जाएगी, अमोनियम हैलाइड प्राप्त हो गए, ब्रोमाइड। तो ये था मेलोनिक एस्टर से। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो हमने एक तो पढ़ा अल्फा हाइड्रोक्सिनिक अम्लों के एमिनिकल द्वारा, मेलोनिक एस्टर से भी पढ़ लिया, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कर्टीयस अभिक्रिया। देखो भाई, कर्टीयस अभिक्रिया में कर्टीयस रीअरेंजमेंट होता है। जो एसिड एजाइड्स होते हैं, जब इनको गर्म करते हैं तो एसिड एजाइडों को गर्म किए जाने पर ये पुनर्विन्यासित होते हैं, पुनर्विन्यास कहलाता है कर्टीयस रीअरेंजमेंट। सेकेंड ईयर के आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमिनो वाला पढ़ा था, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उसमें कर्टीयस रीअरेंजमेंट आपने पढ़ रखा है। तो आपको बाकी का मैटर तो वहाँ से मिल जाएगा। मैं शॉर्ट लूँगा क्योंकि मैकेनिक्स काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मैं कर्टीयस रीअरेंजमेंट आपको बताऊँगा, वो आपने पढ़ रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ध्यान में होगा कि कर्टीयस रीअरेंजमेंट में होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर क्या क्रिया करवाते हैं, इसमें वही प्रोसीजर मैं फटाफट करवाऊंगा। अब इसमें जो कर्टीयस अभिक्रिया होती है, जो कर्टीयस अभिक्रिया के द्वारा, तो इस विधि के द्वारा या इस मेथड के द्वारा मेलोनिक एस्टर हो चाहे साइनो एसिटिक एस्टर हो, उसको किस में कन्वर्ट करवाते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स में परिवर्तित करवाते हैं। तो इस मेथड में क्या करवाते हैं? इस मेथड में मेलोनिक एस्टर, इस अभिक्रिया विधि द्वारा मेलोनिक एस्टर हो या साइनो एसिटिक एस्टर हो, इसको कन्वर्ट किस में करवाया जाता है? इनको चेंज करवाया जाता है अल्फा अमीनो एसिड्स में। तो कर्टीयस अभिक्रिया के द्वारा मेलोनिक एस्टर या साइनो एसिटिक एस्टर को अल्फा अमीनो अम्लों में परिवर्तित करवाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बस इतना याद रखना है कर्टीयस अभिक्रिया में कि मेलोनिक एस्टर साइनो एसिटिक एस्टर को यहाँ अल्फा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करवाया जाता है। अब हम देखते हैं मेलोनिक एस्टर से, जो अभी हम क्रिया कर रहे थे उसी अभिक्रिया के अंदर फिर इसको काउंट करते हैं। एक्चुअल में अभिक्रिया किस टाइप की हुई थी? तो मेलोनिक एस्टर सी ले लें, H2C। स्टेप्स में ध्यान रखना, डायरेक्टली ले रहा हूँ क्योंकि वो स्टेप्स अभी जस्ट अभी मैंने बताए थे आपको। COO C2H5 देन COO C2H5, ये मेलोनिक एस्टर लिया। अब मेलोनिक एस्टर की दो स्टेप्स हैं, चलो एक स्टेप्स में देखते हैं, बढ़ा देंगे स्टेप्स को। क्या है? C2H5 आयन सोडियम इथोक्साइड के साथ क्रिया करवाई थी, तो क्या निकला था? यहाँ से क्या गया था? H, और यहाँ से क्या गया? इथोक्साइड आयन, तो यहाँ से निकल गया आपके C2H5OH, यही निकला था ना। अभी मैंने यही तो बताया था, मेलोनिक एस्टर वाले सिंथेसिस में यही तो बताया था। तो यहाँ प्रोटॉन कैप्चर कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? Na+ देन CH-, यहाँ आ गया COO C2H5 COO C2H5। ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड हमने यही लगाई, इसकी क्रिया करवा दी एल्किल हैलाइड से, और तो क्या निकल जाएगा यहाँ? NaX अलग हो गया, कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ आ गया CH COO C2H5 एंड देन COO C2H5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक का प्रोसीजर को हम मेलोनिक एस्टर वाले में करवा चुके थे। अब यहाँ KOH का, चूंकि वहाँ क्षारीय जल बना हुआ था, यहाँ KOH का कितना मोल लेना है? KOH का 1 मोल काम में, ये ध्यान, 1 मोल काम में लेंगे, तो 1 मोल काम में लेंगे तो क्या निकल जाएगा? कंपाउंड बनेगा
अब गठन होगा इसका क्षारों के द्वारा RCH COO के and then COO C2H5 क्या निकल गया यहाँ से निकल गया C2H5OH। ये था ना, इसको हमें बताएंगे इस तरह से COO C2H5। वन के इलेक्ट्रॉन किधर गए, कार्बन ऑक्सीजन वन के इलेक्ट्रॉन तो किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ देखते हैं नेगेटिव चार्ज था, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, और इस पर आक्रमण कौन करेगा, पॉजिटिव पर नेगेटिव चार्ज होगा, OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, सॉरी यहाँ कौन अटैक करेगा, KO प्लस, KO माइनस, और H प्लस कहाँ चला गया, H प्लस यहाँ आ गया, KOH का गठन होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर वन के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा K प्लस, यहाँ OH माइनस। ठीक है, तो जब इसका गठन होगा KOH के साथ क्रिया करवाने से किसमें, इसके पोटेशियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसके पोटेशियम साल्ट में कन्वर्ट हो गया तो कंपाउंड ये आएगा। अब इसकी क्रिया हम इससे करवा रहे हैं, अब बना हुआ जो प्रोडक्ट हमारे पास में आ रहा है इसकी हम हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे। किससे क्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन से। इसको हम इस रूप में लेंगे H2N NH। जब इसकी हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोजन से क्रिया करवाएं, अब हाइड्रोजन से जब भी क्रिया करवाई जाएगी तो कंपाउंड्स ध्यान रखिएगा किस प्रकार से होगा, तो COO C2H5 था नीचे। अब इसकी हम हाइड्रोजन से क्रिया करवाएं तो हाइड्रोजन से क्रिया किस प्रकार से होगी, स्टूडेंट्स देखिए, देखते हैं। हाइड्रोजन ओपन किया NH NH क्या हो गया, क्या निकल गया, एथेनॉल बाहर चला गया। तो यहाँ फिर से क्या निकल गया, C2H5OH रिमूव हो गया, निष्कासित हुआ, और क्या बन जाएगा, NH समूह आ गया। तो क्या आ जाएगा, CONH NH2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH COO K and then CO NH NH2। ओके स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, एथेनॉल समूह बाहर निकल गया। अब इसकी क्रिया करवाते हैं नाइट्रस समूह से। अब चूंकि यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट में आपको बता देता हूँ, जब इसकी नाइट्रस समूह से क्रिया करवाई HONO से, HNO2 से क्रिया करवाएंगे नाइट्रस अम्ल से, तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रस अम्ल से क्रिया बनेगा HONO। ठीक है, वहां से क्या रिलीज हो जाएगा, हम देखते हैं, वहां से H2O था, रिलीज हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर इस टाइप की जाती है, NH and then NH2 था ना, इसको इस तरह से कर लिया, इसकी क्रिया करवा दी, जिससे HONO से क्रिया करवा दी, नाइट्रस एसिड से एस्टाइन होता है, H2 निकल गया, कंपाउंड क्या आ जाएगा, यहाँ से जब H2 निकल गया तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ गया, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या कंडीशंस हो जाएंगी। अब यहाँ से बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के पहुंच जाएगा, बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते ही चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। उसी समय बंद के इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे, क्या निकल गया H2। ये जब चला जाएगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए ना उधर OH माइनस की तरफ, तो इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन का सस्टकिंग मौजूद है यहाँ। ठीक है, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट जो समूह नाइट्रस समूह से क्रिया करते हैं CO में, तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। कंपाउंड क्या प्राप्त होगा, एसिल एजाइड प्राप्त होते हैं, CH COOK एंड देन CONO। ठीक है, यहाँ प्राप्त क्या हो गया, CONO, ये होता है एजाइड्स प्राप्त होते हैं।
एजाइड इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, एजाइड मध्यवर्ती प्राप्त हो जाएंगे नाइट्रस समूह के साथ क्रिया। अब इसका होता है, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये क्या दर्शाता है, कार्टियस रीअरेंजमेंट दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, कार्टियस रीअरेंजमेंट दर्शाता है। नाइट्रस समूह के साथ क्रिया करी, एजाइड्स बने, क्या निकला था यहाँ से, H2 रिमूव हुए थे, ठीक है। आगे बनाया था कार्टियस रीअरेंजमेंट, और कार्टियस रीअरेंजमेंट के द्वारा हम देखते हैं कि एसिड एजाइड को जब गर्म किया जाता है तो पुनर्विन्यासिक प्रक्रिया होती है, और इस पुनर्विन्यासिक प्रक्रिया के द्वारा जो पुनर्विन्यास प्रक्रिया होगी वो कहलाती है कार्टियस रीअरेंजमेंट। और इस कार्टियस जो कि लास्ट ईयर आपने पढ़ रखा है कि अम्ल एजाइड को वहाँ वीडियो पढ़ा था, मैं वीडियो बता देता हूँ एक शॉर्ट में। RCONG था, जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या बन रहा था, CO एंड देन चूंकि N2 रिलीज हो जाएगी, N2 रिलीज हो जाएगी जब एसिड 19 बनता है, और एसिड 19 के द्वारा क्या बनेगा उसकी हम क्रिया देख लेते हैं। बंधुओं के इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, ये बनाया और ये हटाया, तो Lg ग्रुप अपने कार्बन कार्बन बंधुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पर। कंपाउंड क्या बना लेता है, RnCO। आइसोसाइनेट प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट वहाँ बनता है, ये कार्टियस रीअरेंजमेंट का पिछली क्लास का काम मैं बता चुका हूँ। तो कार्टियस रीअरेंजमेंट हुआ तो यहाँ प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब एजाइड इंटरमीडिएट हुआ इसका कार्टियस रीअरेंजमेंट करवाया तो क्या निकल जाएगी यहाँ से, N2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और N2 रिलीज जब हो जाएगी तो यहाँ प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ प्राप्त हो जाता है CH NCO। अब नाइट्रोजन पर क्या, चूंकि N2 तो निकल गई, अब नाइट्रोजन पर चार्जिंग क्या आएगी, तो आपको ध्यान रखनी है, हाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये जो हम क्रिया दे रहे थे RCONG, तो इसके अंदर कंडीशंस क्या रहेंगी, एजाइड्स जब बनेंगे तो एजाइड्स बनने की जब क्या हो जाएगा, इसकी क्रिया साथ में किससे करवाया, कार्टियस रीअरेंजमेंट भी करवाया, और SI19 आएगी, RnCO आएगा ना, ये स्ट्रक्चर्स आएंगे RnCO एंड देन COO। अब इसको हमने किसके साथ ट्रीटमेंट दिया, कार्टियस N2 निकल गई और ये आ गया मध्यवर्ती। इस मध्यवर्ती की क्रिया मैंने एक स्टेप बढ़ा दी है, ध्यान रखना उसमें नाम लिख दो, ये स्ट्रक्चर्स आएगी। तो इसको हाइड कर देता हूँ, इसी की क्रिया यहीं करवा देते हैं। इसको गर्म भी किया और इसकी क्रिया किससे करवा दी, एथेनॉल के साथ। एक स्टेप मैंने यहाँ छुपा दिया, हाइड कर दिया, ये बनता हो गया, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, N2 निकल जाएगी कार्टियस रीअरेंजमेंट में, लेकिन एथेनॉल के साथ भी हमको क्रिया करेगा तो प्रोडक्ट जो बन रहा था मैं बना रहा था या CHCO के एंड देन वहाँ मैंने बनाया था क्या N⋅C⋅O। अब इसी के साथ एथेनॉल की क्रिया बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, क्योंकि C2H5OH बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन से नाइट्रोजन की ओर, तो इस पर क्या गया C2H5OH जो था इसमें बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर, तो ये H+ कहाँ गया, H+ नाइट्रोजन पर आ गया। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा CH NH सिंगल बॉन्ड रहा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन कार्बन का क्या गया, इस द्विबंधित कार्बन पर कौन सा समूह आ गया, इस पर प्लस है, इस पर माइनस, प्लस वाले पर क्या है OC2H5। ओके स्टूडेंट्स, देन COO+। ये स्टेप्स आए, ये मैं आपको समझा चुका हूँ अभी। अब ये जो आ गया तो बना हुआ जो एस्टर्स था, अब क्या करवाते हैं, इसको डाइल्यूट एसिड्स के साथ गर्म कर देते हैं, तनु अम्लों के साथ। तो अब हमने इसको डाइल्यूट HCl के साथ जल अपघटित करने दिया, तो जल अपघटन इसका भी होगा, जल अपघटन इसका भी होगा, तो दोनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कंडीशंस क्या होगी, दोनों का ही जल अपघटन हुआ, तनु अम्लों की प्रेजेंस में इसका अम्लीय जल अपघटन करवा दिया गया H3O+ से। कंपाउंड क्या बना, ये बना लेता है CH COOH एंड देन यहाँ आ जाएगा NH COOH। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में जब यहाँ तक का ग्रुप आ गया, इसको क्या करना है, गर्म करना है।
इसको गर्म कर दिया, गर्म करने से क्या निकल जाएगा, इसको गर्म किया गया, हम देखें ये थोड़ा ये बनाया ये हटा, क्या निकल जाएगी CO2, ठीक है। तो गर्म करने पर क्या निकल जाएगा, यहाँ से 1 मोल CO2 रिलीज हो जाएगी, 1 मोल CO2 रिलीज हो गई, यहाँ से भी रिलीज हो सकती है, ध्यान रखना पहले ही हम गर्म कर देंगे तो पहले ही गर्म करने पर क्या हो जाएगा, 1 मोल CO2 का रिलीज हो जाएगा, चाहे वो यहीं से होगी CO2 रिलीज, 1 मोल CO2 रिलीज हुई, ये देखिएगा यहाँ से जाएगी CO2, कंपाउंड क्या प्राप्त होगा CH NH2 CO क्या प्राप्त होगा अल्फा एमिनो एसिड। ये आपने हो गया कार्टियस रिएरेंजमेंट, पूरा अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था आपके कार्टियस रिएरेंजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने बताया मैलोनिक एस्टर की सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं, मैलोनिक एस्टर की सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे, देखते जाइएगा। फर्स्ट स्टेप में तो क्या बनाएगा, उसके सोडियम मैलोनेट का निर्माण हुआ, डाइएथिल सोडियम मैलोनेट बनते हैं, फिर उसके एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाते हैं तो सोडियम हैलाइड पृथक हो जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा डाइएथिल एल्किल मैलोनेट, फिर इसके KOH के 1 मोल से क्रिया करवाएंगे तो एक एस्टरिक समूह क्या हो जाएगा KOH के साथ क्रिया पे अपघटित होगा क्षार से और उसके पोटेशियम लवण प्राप्त होंगे, फिर उसकी हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे तो इसकी क्रिया होगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एथेनॉल समूह बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा CONH NH2। अब यहाँ इसकी नाइट्रस समूह से क्रिया करवाएंगे, नाइट्रस समूह से क्रिया करवाने पर एक जल अणु पृथक हो जाएगा, क्या बनते हैं एजाइड इंटरमीडिएट। एजाइड इंटरमीडिएट की पहले गर्म करते हैं कार्टियस रिएरेंजमेंट के द्वारा, फिर उसके साथ किससे क्रिया करवा देते हैं एथेनॉल के साथ, तो इससे क्या प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ये एस्टरिक ग्रुप प्राप्त हो जाएगा और फिर उसका डाइल्यूट थर्मो अम्लों की उपस्थिति में जब अपघटित करवाएंगे तो वहाँ एक एमिनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्राप्ति होगी और एमिनो है ना, और फिर उसको जब गर्म करेंगे तो 1 अणु CO2 का 1 मोल CO2 पृथक हो जाएगा और अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था कार्टियस रिएरेंजमेंट। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। ओके।